चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने चारों तरफ नोटिस करते हैं। जैसे एग्जांपल है इस यहाँ पर कि अगर मिल्क को समर कंडीशन में, समर सीज़न में रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सेकंड, अगर कोई आयरन आर्टिकल आपके पास है, आयरन पेन है, नेल्स है, अगर उसको ह्यूमिड यानी मॉइस्चर कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, क्या चेंजेस आएंगे। या फूड को कुक किया जाए तो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं। मीन्स ये सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं। अगर इन चेंजेस को हम डिवाइड करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। पहला ये होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे केमिकल चेंजेस। दो टाइप के चेंजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस कौन से, वो चेंजेस जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन पे कोई असर नहीं होता। और केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन चेंज होके एक नया सब्सटेंस बनता है। जबकि फिजिकल में डू नॉट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सेम सब्सटेंस रहता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाती है। केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, वीडियो स्लो हो तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेना आप, हो सकता है कि स्लो लगे आपको। तो आगे देखते हैं फिजिकल चेंजेस में। अगर देखते हैं कौन कौन से फिजिकल चेंज है, कैसे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज या कंपोजिशन चेंज नहीं होती। पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस को मेल्ट करते हैं, आइस का केमिकल फॉर्मूला H2O, उसको मेल्ट करते हैं तो उससे वाटर बनता है। वाटर का भी फिजिकल केमिकल फॉर्मूला H2O। मीन्स नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। पहले भी केमिकल कंपोजिशन में जो इसका फॉर्मूला बनता था वो H2O और बाद में भी इसका फॉर्मूला H2O। अगर वाटर का इवेपरेशन करवाते हैं लिक्विड स्टेट में जो है तो उससे वेपर बनेगा, और वेपर का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे जो आइस है वो है सॉलिड स्टेट में, वाटर है लिक्विड स्टेट में, और जो वेपर बने हैं वो बने हैं गैसियस स्टेट में। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, न कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। सेकंड एग्जांपल हो गया इवेपरेशन ऑफ वाटर। वाटर को हीट करके इवेपरेट करते हैं या वो नेचुरल टेम्परेचर पे हीट अप होता है तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। थर्ड वन इज द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर। अगर वाटर में, एक कंटेनर में वाटर लें, अगर उस वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं तो इससे एक सॉल्यूशन बनता है, दिस फॉर्म में सॉल्यूशन। और जैसा हमें पता है कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सोल्यूट और दूसरा पार्ट है सोलवेंट। सोल्यूट वो पार्ट है विच गेट डिजोल्व, जो खुद डिजोल्व होता है, और सोलवेंट वो पार्ट है जो सोल्यूट को डिजोल्व करता है, दैट डिजोल्व द अनदर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सोलवेंट। इस केस में वाटर एक्ट करेगा सोलवेंट का, और जो शुगर आपने डाली है वो एक सोल्यूट का एक्ट करेगा। अब इस रिएक्शन में, इसमें देखते हैं चेंजेस में। जैसे आप शुगर को वाटर में डालते हैं तो शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है, न कि केमिकली रिएक्ट करती है। अब डिजोल्व होगी कैसे पता लगेगा, इस वाटर का टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्वीट इन टेस्ट। और स्वीट टेस्ट किसकी वजह से आया, शुगर की वजह से आया, और वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मीन्स इसमें भी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। हमने दो सब्सटेंस ऐड किए थे, दोनों अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही रखे हुए हैं। मीन्स जो वाटर है वो स्वीट इन टेस्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर, और वो वाटर है तो वो दो कंपोनेंट इजीली उसमें आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है ये फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल चेंजेस के बेस पे है। केमिकल चेंजेस जिस प्रोसेस में होते हैं, दिस प्रोसेस को हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब देखते हैं कुछ केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस में जैसे पहला आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जिसका फॉर्मूला Fe है, अगर उसको मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर या वाटर के प्रेजेंस में प्लस एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा जाए तो उस पर रस्ट लगेगा। और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। मीन्स जो वाटर आयरन था Fe, वो चेंज हुआ है Fe2O3 में। मीन्स इसमें आयरन का फॉर्मूला और केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, साथ के साथ कलर भी चेंज होगा, ये आगे बताएंगे, आगे आएगा इसमें। तो आयरन की केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है तो ये हुआ केमिकल चेंजेस। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन और वाटर, दिस फॉर्म द रस्ट।
सेकेंड वन इज द स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द समर कंडीशन या समर सीजन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर मिल्क को रख दिया जाए समर सीजन में तो वो चेंज हो जाएगा और वो शायद सुबह तक हमें थिक कर्डी मास की फॉर्म में वो मिले, मीन्स कर्ड और गेट स्पॉइल्ड। अब इसमें हुआ क्या, जो मिल्क है, मिल्क के अंदर जो केमिकल है, जो स्वीटनेस है, वो है लैक्टोज की फॉर्म में, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है एक लैक्टोज। जैसे ही वो कर्ड में कन्वर्ट होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होगा वो सोयरिन टेस्ट मीन्स खट्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो टेस्ट चेंज हुआ है और एक नया सब्सटेंस बना है। पहले क्या था लैक्टोज, अब क्या बना है लैक्टिक एसिड, मीन्स इट इज़ ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोक और कोयल। अगर कोक यानी कि कोयले वगैरह को जलाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कोयल या कोक का केमिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबल या फॉर्मूला रहेगा कार्बन, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। और जैसे ही उसको बर्न किया जाता है और बर्न करने में जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए जो कोक था उसका केमिकल फॉर्मूला और जो बना है सब्सटेंस नया बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग है। इट मीन्स दिस इज ए केमिकल चेंज। अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज द कुकिंग ऑफ फूड। अगर फूड को कुक करते हैं तो पहले कैसा होता है, हार्ड होता है, और कुकिंग प्रोसेस के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। मीन्स जो उसके अंदर हार्डनेस है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। लेकिन जैसे ही उसको कुक किया जाता है, उस पकाया जाता है, उसके बाद जो सेलुलोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा, जो कुकिंग के टाइम पे जो फूड हमारा है उसका टेस्ट भी चेंज होगा। तो ये भी नोट कीजिए कैसे कैसे हम केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेस्ट चेंज होता है तो केमिकल नेचर, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मिल्क का देखते हैं तो यहाँ पे भी टेस्ट चेंज हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे कलर चेंज हुआ, आयरन का कलर होता है ग्रेइश होता है, ग्रेइश ब्लैक, और ये चेंज हुआ किसमें, रेडिश में। रस्ट का जो कलर है वो रेडिश होता है। तो इधर देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, जो कोयल था, कोक था, वो सॉलिड फॉर्म में था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो गैसियस स्टेट में बनी है। तो इसके इधर जी लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है केमिकल चेंजेस का, डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे फूड के मेनली 3 कंपोनेंट हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और फैट ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसमें भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है, एक नया सब्सटेंस बना है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसा हमें पता है कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जो ऑक्सीजन आपने ली है उसका हुआ क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव करेंगे वो बनी कैसे है। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, इसमें रेस्पिरेशन एक टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है ये आगे जब चैप्टर चलेगा तब इसकी डेफिनेशन होगी। मीन्स ऑक्सीजन को ऐड करना ही ऑक्सीडेशन होगा। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी भी बनती है। एनर्जी बनते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी याद रखें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंज हुआ, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसकी केमिकल कंपोजिशन और रिएक्टेंट की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है ये कि ये जो आपको एग्जाम्पल जो चेंजेस दिए गए हैं ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। एक आता है ग्रेप्स की अगर फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन होती क्या है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जब ग्रेप्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो उससे बनती है अल्कोहल। तो ये भी केमिकल चेंज है। अगर कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं, कैंडल वैक्स को बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो भी केमिकल चेंज है। फ्यूल को बर्न करते हैं, केरोसिन ऑयल को बर्न करते हैं, एलपीजी गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म याद कर लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
वो भी एक केमिकल चेंजेस है। और बेस्ट एग्जांपल सबसे है, लास्ट है, अगर आप किसी एप्पल को काट के रखते हैं, फ्रेशली कट पीस ऑफ द एप्पल टर्न इनटू द ब्राउन इन द एयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एप्पल को काट के हम खुले में रख दें, मीन्स एयर की प्रेजेंस में अगर उसको रखते हैं, कुछ टाइम के बाद उसका कलर ब्राउन हो जाता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है ऑक्सीडेशन। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो रिएक्ट करती है, तो उससे ऑक्सीडेशन होके वो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो उसके ऊपर बनता है। तो ये सारे एग्जाम्पल 10 ऐसे एग्जाम्पल थे जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं ये केमिकल चेंजेस है। 3 एग्जाम्पल थे जो बताते हैं हमें वो फिजिकल चेंज है। अब वो प्रोसेस नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस होते हैं और वो सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले केमिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग होती है। दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, मीन्स द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज इन विच ए सब्सटेंस चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस with the different chemical properties. This is called the chemical reaction. जैसे एग्जाम्पल करते हैं, अगर कोक को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में या एयर के साथ, तो उससे बनती कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गई हमारा चेंजेस। इस चेंजेस को अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? आपने क्या क्या लिया इसमें? कोक को रिएक्ट करवाया एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन थी, उसको बर्न करेंगे तो उससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को, जो ये हमने लिखी है, इस केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। देखिए, कोई भी केमिकल चेंज होगा तो उस प्रोसेस को नाम देंगे केमिकल रिएक्शन, और उसी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फॉर्मूलेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये होते क्या है, ये आगे अभी डेफिनेशन आएगी इसकी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल की फॉर्म में, उसके फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला है, बर्निंग ऑफ कोक। अगर कोक को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में या एयर के साथ तो उससे बनते कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हुआ चेंज या प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर हम लिखते हैं, इस केमिकल चेंज को लिखते हैं कोक प्लस एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको सिंबल की फॉर्म में लिख लो तो ये बन जाएगी इक्वेशन। जैसे कोक का केमिकल फॉर्मूला या सिंबल हम लिखेंगे सी, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो उसके साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग प्रोसेस होती है, तो उससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर करते हैं, देखिए मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम रिबन को, ये हमारा एग्जाम्पल था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए, अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाइट कलर का पाउडर बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक्टिविटी हमारी है 1.1। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स ए वाइट पाउडर। ऑक्सीजन मीन्स एयर के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या लिखा हमने, मैग्नीशियम रिबन प्लस एयर, अगर उसको बर्न किया जाता है तो उससे एक वाइट पाउडर बनता है। और वाइट पाउडर किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पे देखिए, अब इसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का सिंबल Mg, और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो बर्न होगी
तो उससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि एक अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट के साइड जितने एटम प्रेजेंट हैं, अगर वो एटम प्रोडक्ट के साइड एटम जो प्रेजेंट हो में इक्वल ना हो, जैसे मैग्नीशियम इधर एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन इधर दो है और ऑक्सीजन इधर एक है, तो ऐसे रिएक्शन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन नाम देंगे। तो पहले आप इसको समझिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आपने क्या किया, जो चेंजेस हुए उस चेंजेस को आपने सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया। मैग्नीशियम रिबन को Mg लिखा और एयर को O2 लिखा, तो बर्न करते हैं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वाइट पाउडर है, ये भी याद रखना। अब इसमें इस केमिकल इक्वेशन में जो आपने एरो की टेल की साइड लिखा है, मीन्स जो लेफ्ट साइड लिखा है वो तो रिएक्टेंट है, और जो राइट साइड लिखा है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट किसने किया? मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने, वो होगा रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के बाद बनता है, बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मीन्स जो पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट करता है, वो रिएक्टेंट हुआ, और जो उसके बाद बनता है वो हुआ प्रोडक्ट हुआ। अब एग्जाम्पल इसमें देखिए, मैग्नीशियम, ये तो हो गई अनबैलेंस। अगर इसको बैलेंस्ड करते हैं तो इसमें देखिए मैग्नीशियम है 2 लिया हमने, ऑक्सीजन 2 लिया, अगर इसको बर्न करते हैं तो 2 MgO, यानी कि बैलेंस रिएक्शन, मैग्नीशियम भी 2 आ गए और ऑक्सीजन भी 2 आ गए। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन को अगर बर्न करते हैं, कोक को बर्न करते हैं, कोयल को बर्न करते हैं, कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये केमिकल इक्वेशन हुई। इसमें जो लेफ्ट साइड लिखा गया है ये रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट साइड लिखा गया वो प्रोडक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप की हुई, एक अनबैलेंस्ड और दूसरी हुई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें रिएक्टेंट के जो एटम है वो प्रोडक्ट के एटम के इक्वल ना हो। इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन दी बोथ साइड, मीन्स रिएक्टेंट साइड के एटम और प्रोडक्ट साइड के एटम अगर इक्वल नहीं है तो उसको नाम देंगे अनबैलेंस्ड। अगर नोट को हटा देते हैं तो सेकंड डेफिनेशन बन जाती है कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल ऑन द बोथ साइड, अगर दोनों साइड वो इक्वल है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर लिख देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, इस साइड भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, जबकि ऑक्सीजन इधर एक है, तो ये रिएक्शन हुई अनबैलेंस्ड। यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और जो बना है प्रोडक्ट वो है 2 MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी 2 है, तो ये हुई बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम दोनों साइड के एटम को, दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो एटम प्रेजेंट है उनको इक्वल करते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड। इस पे एक अलग जो इस चैप्टर का 3rd पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करवाई जाएगी। फर्स्ट पार्ट में होगा, सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, थर्ड में सिर्फ बचेगी इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन, वो 3rd पार्ट में करेंगे। अब जब भी कोई हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है या प्रोडक्ट जो बना है एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा, ये साइन यूज़ करेंगे। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करते हैं तो मीथेन ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट हुए तो इसके बीच में प्लस का साइन आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है तो उनके बीच में प्लस का साइन आएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में एरो का यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट है जो हमें याद रखना है जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखें। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने, फिजिकल स्टेट वैसे 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा रिएक्शन में कुछ दूसरे सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखेंगे। एस कैसे, जैसे ये कार्बन है तो इसके ब्रैकेट में एस लिख दिया, एस का मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है।
अच्छा, लिक्विड है तो एल लिखेंगे, और गैस स्टेट है तो जी लिखेंगे। और गैस स्टेट के लिए एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन एरो का हेड ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि गैस हल्की होती है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और जो सॉलिड है वो भारी होता है तो वो नीचे की तरफ आता है, तो एरो नीचे आएगा। जबकि अगर किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जैसे पहले एग्जांपल था, शुगर सॉल्यूशन को अगर डिजोल्व किया गया है वाटर में, ये आया था सबसे पहले, शुगर सॉल्यूशन को अगर वाटर में डिजोल्व किया गया है तो इससे एक सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को नाम देंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज किया गया है। 90% यही केस होता है कि वाटर ही सॉल्वेंट होता है, और जब वाटर सॉल्वेंट होता है तो उसके लिए साइन लगाते हैं रिएक्शन में, एक्वस AQ का साइन लगाते हैं। एक्वस मीन्स द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? ये सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद बिल्कुल बीकर की या टेस्ट ट्यूब जो भी आप लेते हो उसके नीचे बॉटम में कुछ सॉलिड सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जो डिजोल्व नहीं होता, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। आएगा वो रिएक्शन, ज़्यादातर याद रखिए वो प्रेसिपिटेट हमेशा बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस वीडियो, इसके मतलब चैप्टर के सेकंड जो वीडियो बनेगी उसमें डिस्क्राइब करूँगा। तो प्रेसिपिटेट मीन्स PPT। इसके लिए भी एरो नीचे लगाते हैं क्योंकि सॉलिड है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो नीचे की तरफ आएंगे। तो ये 3 पॉइंट है। पहला, रिएक्टेंट्स अगर दो या दो से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अगर प्रोडक्ट भी ऐसे है तो उसके बीच में भी प्लस का साइन आएगा। हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में एरो लगाएंगे। एरो के टेल की साइड रिएक्टेंट और हेड की साइड प्रोडक्ट होगा। फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड स्टेट है तो S से रिप्रेजेंट करेंगे या एरो नीचे की तरफ आएगा। लिक्विड स्टेट है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैसियस स्टेट है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर किसी सॉल्यूट को हमने डिजोल्व किया है वाटर में तो वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को AQ से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में वो लिखना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट बनते हैं तो PPT से या फिर नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। अच्छा, अब आता है अगर कोई सॉल्यूशन आपने लिया है, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको DIL डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसके लिए सिंबल लगा लिखते हैं CONC डॉट। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? वो सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दिस सॉल्यूशन विच है हायर कंसंट्रेशन, एरो ऊपर है, एरो ऊपर का मतलब यहाँ पे वो गैसेज के लिए नहीं है, एरो का मतलब हायर। अगर सोलवेंट प्रेजेंट है हायर कंसंट्रेशन, हायर अमाउंट किसका है? सोलवेंट का, एज कंपेयर टू दी सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो उसको नाम देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपने एक गिलास में या एक बीकर में वाटर लिया, और वाटर आपने ले लिया इसमें 95 ml, तो आपने वाटर ले लिया और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 5 ml आपने मिला दिया HCl। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर हमेशा ही अगर है तो वो सॉल्वेंट ही होगा, और सॉल्यूट इसमें क्या होगा? HCl, ये सॉल्यूट होगा। तो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो ये हुआ हमारा डाइल्यूट। इसको उल्टा कर दो, अगर ये तो हुआ हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको कर देते हैं यहाँ पे 5 ml करते हैं H2O और HCl करते हैं 95 ml HCl। अगर ये कर देते हैं तो ये सॉल्यूशन बनेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो डेफिनेशन है, ये भी याद रखिए कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट, दिस इज द डाइल्यूट। और अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मीन्स सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो कंसंट्रेटेड। जैसे एग्जांपल दिया 95% ऑफ HCl सॉल्यूशन, 95% ऑफ HCl का मतलब ये हुआ जो इसमें HCl है उसका अमाउंट बताया गया है ये परसेंटेज में, तो उसका अमाउंट कितना बता दिया? 95। परसेंटेज का मतलब 100 में से 95 तो हुआ HCl। एक मिनट, अच्छा एग्जाम्पल गलत लिखा गया, इधर आएगा 95 कंसंट्रेटेड में, ये आएगा 5% HCl। तो इसमें HCl का अमाउंट बताया गया सिर्फ 5%, का मतलब 5 ml,
और H2 जो वाटर बचा वो 95 हो जाएगा। यहाँ पर कंसनट्रेटेड में उल्टा हो जाएगा, HCl कितना है 95 और वाटर इसमें 5 है। तो ये दो डेफिनेशन आपकी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की जाती है या फिर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, या तो उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है या हीट उसमें से इवॉल्व होती है, निकलती है। अगर इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, जैसे ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोक को वैक्स को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से हीट निकलती है तो प्रोडक्ट की साइड आएगी। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, और हीट देंगे तो उस केस में हीट आ जाएगी रिएक्टेंट साइड। बस दो बातें याद रखनी, अगर हीट निकलती है तो वो प्रोडक्ट साइड आ जाएगी, एडिंग दी प्लस हीट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट के साथ लगा दें। अगर वो एब्जॉर्ब की जाती है तो उसको रिएक्टेंट के साथ लगा दें, ऐसे। नेक्स्ट और लास्ट चेंजेस के आते हैं जो बात ध्यान रखनी पड़ती है हमें रिएक्शन को लिखते हुए। कंडीशन ऑफ रिएक्शंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, मतलब बताया जाता है कि उस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, या फिर कोई टेम्परेचर बता दिया कि इतना टेम्परेचर है, जैसे इस रिएक्शन ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वो सनलाइट या जो कंडीशन दी गई है वो आएगी एरो के ऊपर। प्रेशर कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, कैटलिस्ट भी है, तो वो आएगा एरो के ऊपर, न तो राइट साइड आएगा ना वो लेफ्ट साइड आएगा। अब फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2 गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वो एरो के ऊपर आ जाएगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट एज ए कंडीशन, तो ये आ जाएगी एरो के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। अब ये कुछ एग्जांपल है जो आप एक्टिविटी कर सकते हो, ये खैर आगे आएगी। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो पहला चलो यहाँ से करते हैं इसको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। अगर कोई केमिकल चेंजेस आता है, देखिए दो चेंजेस थे, एक फिजिकल चेंज था, दूसरा केमिकल चेंज था। अगर केमिकल चेंजेस होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो चेंज केमिकल है या फिजिकल है? तो कुछ पॉइंट उसमें ऑब्जर्व करते हैं। जो चेंजेस हमें ईजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर किसी रिएक्शन को करते हो उसमें से गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस निकलती है। या फिर जैसे जिंक, अब आ जाइए इसमें पीछे जो आपकी एक्टिविटी थी, ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है 1.3 और एक एक्टिविटी है 1.2 एनसीईआरटी में, और ये एक्टिविटी है 1.1। अब 1.3 में क्या बताया गया है कि आपने जिंक एक कंटेनर लिया, इसमें आपने जिंक डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल है, और इसमें डाल दिया आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो जिंक के पीसीज है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें से गैस निकलते हैं, वो हाइड्रोजन गैस है। अगर कोई गैस निकलती है तो केमिकल रिएक्शन हुई। या फिर इधर देखिए डिकम्पोज, दूसरा एग्जांपल क्या बताया गया, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, ऐसे एरो भी लगा सकते हो आप, तो ये भी केमिकल चेंज हुआ। दूसरा कलर चेंज होता है, जैसे स्टार्टिंग में था रस्ट ऑफ आयरन में, आयरन का स्टार्टिंग में जो कलर होता है वो ग्रेस ब्लैक होता है, लेकिन रस्ट लगने के बाद जो रस्ट का कलर ब्राउन होता है। कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। दूसरा एग्जांपल ये आता है नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर रिएक्ट करवाया जाता पोटासियम आयोडाइड के साथ, देखिए जैसे ये लेड नाइट्रेट, एक में लेड नाइट्रेट लिया और दूसरे में पोटासियम आयोडाइड लिया, दोनों कलरलेस होते हैं, याद रखें दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है। जब पोटासियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है जिसका कलर होता है येलो, लिखा हुआ है येलो कलर बनता है, और साथ में पीपीटी लिखे हुए ये होते हैं पीपीटी। इस रिएक्शन में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये लेड आयोडाइड के येलो पीपीटी बनते हैं, तो ये हुआ येलो कलर, मीन्स कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। दूसरा एग्जांपल ये बता दिया, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों कलरलेस है, जो दोनों को मिक्स किया जाता है तो उससे बनता है
लेड आयोडाइड जो कि येलो पीपीटी है। चेंज इन दिस स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट होती चेंज, जैसे केरोसिन ऑयल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जब उसको बर्न किया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो एक गैस है। वाटर बनता है वेपर्स के फॉर्म में जो भी गैस है, बर्निंग की जाती है। जबकि कैंडल वैक्स को अगर बर्न करते तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। चेंज इन द टेम्परेचर, किसी, अब ये एग्जाम्पल हमारा था फर्स्ट एक्टिविटी, 1 मिनट, ये सॉरी थर्ड एक्टिविटी। यहाँ पे जब आपने जिंक को ऐड किया, किस में ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इस कंटेनर का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट निकलेगी। अगर हीट में यानी कि टेम्परेचर में चेंज आता है और कंटेनर आपका गर्म हो जाता है तो वो रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक, उसमें से हीट निकलती है। अगर हीट यूज की जाती है, जैसे किस में हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट में, वो ब्रेक डाउन करने में हुई थी हीट यूज, तो वो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। मीन्स दोनों रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हुआ। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो भी वो एक केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट बताया आपको पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी फॉर्मेशन क्या था, वही था लेड नाइट्रेट को अगर पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाइट कलर, येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, जबकि दोनों सॉल्यूशन खुद कलरलेस है। तो अगर कोई ऐसा चेंज आता हो, इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप, टेस्ट चेंज होता है, तो वो शायद नहीं आया। 6th पॉइंट यहाँ पर बनेगा, चेंज द टेस्ट। एग्जाम्पल क्या था इसका, जैसे मिल्क को अगर कर्ड में चेंज करते हैं तो कर्ड का टेस्ट खट्टा होता है, और मिल्क वो जो माना जाता है स्वीट इन टेस्ट। स्वीट टेस्ट किसकी वजह से होता है, लैक्टोज, और श्योर टेस्ट किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये हमारा था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में टाइप ऑफ केमिकल, ये देखिए आपका यहाँ तक हो गए हैं। एक मिनट, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, ये कल से मतलब जो सेकंड पार्ट उसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ से करेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कुछ एग्जांपल है, इससे आप केमिकल रिएक्शन बना सकते हो। अगर फॉर्मूले आते हैं तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो Cl2, चलो बैलेंसिंग में बता दूंगा। और कल हम ये करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट में।